बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बड़ा सेटबैक। 2/3 अक्सरियत का मोदी का दावा धरे का धरा रह गया। बीजेपी और इत्तेहादी जमातें 296 सीटों पर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद 227 नशिस्तों पर सबकत लिए हुए है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों पर जीतने का दावा किया था, मगर मोदी हुकूमत की मुस्लिम कुश और अकलियत मुखालिफ पॉलिसीज बीजेपी को ले डूबी हैं। तो भारत में लोकसभा के इंतखाबात में इब्तदाई रुझानात में मोदी की जमात बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट देखने में सामने आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तजियाकारों का एक पैनल मौजूद है। मलिहा लोधी साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हसन अस्करी साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये इतना बड़ा जो इससे पहले अनाउंस कर दिया गया था मोदी सरकार की जानिब से और कहा जा रहा था कि 400 के करीब सीटें जीतेंगे, 2/3 अक्सरियत लेंगे, लेकिन एग्जिट पोल भी हमें उनका जो रिजल्ट था वो भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। आपकी नजर में इस सेटबैक की क्या रीजन है? ये वाकई बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्योंकि जो वो बातें करते थे कि 400 करीब सीटें लेंगे, उनका तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा मशीनरी बीजेपी की बहुत स्ट्रांग थी, जिन्होंने प्रोपेगेंडा जो है किया। दूसरा ये है कि जो इस दफा कोalition बना है अपोजिशन का, जिसका नाम इंडिया रखा उन्होंने, उसने काफी इफेक्टिवली जो स्टेट्स हैं, खासकर दूर दराज की स्टेट्स हैं, साउथ की स्टेट्स हैं या ईस्ट में जो स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन की परफॉर्मेंस जो है हमें जो है ज्यादा बेहतर नजर आई, जिससे कि उन्होंने उसको काउंटर बैलेंस किया। और तीसरा ये है कि जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की जो इंतहा पसंदाना रुझानात थे, उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पर जो लोग उनके खिलाफ थे, उन्होंने खामोशी से जाकर, कोई शोर किए बगैर खामोशी से जाकर वोट जो है दिया, जिससे कि रिजल्ट जो है ऐसा आ रहा है जो कि मोदी साहब की उम्मीदों के लिए मुश्किल साबित होगा। सही। सर, इस वक्त मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपकी नज़र में ये जो सेटबैक मोदी हुकूमत को झेलना पड़ रहा है, इसकी क्या रीज़न है? बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि ऑब्वियसली इनका जो बयानिया था वो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व और नफरत और इनटॉलरेंस पर मबनी था, जिसकी वजह से कई जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर उनकी वो सुनवाई नहीं हुई जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि जो इन्फ्लेशन के मामला थे उनको भी वो पूरी तरह उस पर काबू पाने में अपने वादों के बावजूद कामयाब नहीं हुए। और तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो अगर आप इन तीनों मामलात को देखें, नजरियाती एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमी का एस्पेक्ट भी है, एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट भी है, और फिर भारत के अंदर जो माशी खलीज है, बहुत अल्ट्रा रिच एलीट और बहुत बड़ी आबादी का जो हिस्सा है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, ऑब्वियसली वोटिंग में तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि ये तारीख के सबसे बड़े इलेक्शंस थे। तकरीबन 64 से 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला। तो आप देखें कि इसमें एक बड़ी तादाद चूंकि गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, और वो सिर्फ एक नफरत आमेज नजरियाती बयानिए के तहत मुतासिर नहीं हुई, बल्कि उनके जो रियलिस्टिक मसाइल थे गुर्बत के, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो रियल इश्यूज थे जिसके ऊपर वो डेफिनेटली बीजेपी उनकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से कांग्रेस और उनकी कोलिशन पार्टीज ने एक मेजर कमबैक इस दफा किया है। सही। अच्छा, और आपकी नज़र में जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ पॉलिसीज़ थी बीजेपी हुकूमत की, आप मणिपुर कुछ अर्सा पहले वहाँ पर जो कुछ हुआ, इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी नज़र में वो किस हद तक मोदी सरकार को यहाँ तक लेके आई हैं? देखिए, ये यकीनन एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो मुसलमान हैं वो भारत के अंदर एक सबसे बड़ी अक़लियत हैं,
और उनका जो बहुत ज्यादा तशवीश का मामला है, उनके खिलाफ जो इंतहा पसंदाना और मार्जिनलाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन की जो पॉलिसीज थी, यकीनी तौर पे उन्होंने मुतबादल पावर सेंटर्स की तरफ होपफुल वो रहे हैं और उनसे तवक्को ये करते हैं कि वो थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे इस मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी को। तो यकीनन जो नॉन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वोट है वो कांग्रेस और उसकी कोलिशन पार्टीज को मिला है, जो कि इस बात का सबूत है कि सिर्फ नफरत और पाकिस्तान, कश्मीर और मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर आप वोट नहीं ले सकते और आपको मामलात को और मसाइल को हल करना होता है। सही। हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो पॉलिसीज थी, मणिपुर के मामला जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, या इसके अलावा कश्मीर में ख़ास तौर पर जो कुछ हो रहा है, ये तमाम तर मामला ने किस हद तक डैमेज किया? देखिए, जो पॉलिसीज इनकी माइनॉरिटीज की तरफ रही हैं, उसने इनकी रेपुटेशन को और उनकी सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने एक दाएं बाजू की इंतहा पसंदाना नेशनलिस्ट किस्म का अंदाज अपनाया, जिसको मीडिया में तो, हिंदुस्तान के मीडिया में तो काफ़ी पजीराई मिली, लेकिन चूंकि वहाँ के आम इंसान पर, खास कर जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन पे उसका मनफी असर हुआ। इसकी वजह से हमारा अंदाज़ा ये है कि इन लोगों ने, जो कि हिंदुस्तान की बीजेपी की जो इंतहा पसंदाना नेशनलिस्ट पॉलिसीज थी, उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पर खामोशी से जाकर पोलिंग स्टेशन पे बगैर शोर मचाए जाके वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को डाला। और इस सिलसिले में जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी हैसियत अब हम ज़्यादा मजबूत होता हुआ देखेंगे फ्यूचर की जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बनेगी उसके हवाले से। ठीक। और आप समझते हैं कि बीजेपी तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को ही वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है कि जो रिजल्ट इस तरह आए कि वह बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां मिलके जो है वो अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कर लें। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, उनकी सीटें भी इतनी हैं कि वो भी ये कोशिश करेंगे कि जो साउथ की स्टेट्स हैं या बंगाल है, जैसे वहाँ उस साइड की जो ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उधर से अगर वो सपोर्ट मोबिलाइज कर लें तो वो भी कोशिश करेंगे कि अपने लिए अक्सरियत जो है कायम कर सके। लेकिन बीजेपी की तरफ से उनका कैंडिडेट जो है वो मोदी ही होगा, क्योंकि इसके अलावा किसी और शख्सियत पर तो उनका इतना इत्तेफाक भी नहीं हो सकेगा कि इस किस्म की जो कोलिशन गवर्नमेंट वो बनाएंगे उसमें वो इकट्ठा जो है वो रख सके, क्योंकि बीजेपी अब भी गवर्नमेंट पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इमर्ज करेगी। सही। मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मलिहा लोधी साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये हम जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप उन पर अपना एनालिसिस किस तरह से पेश करेंगी? एक इतना बड़ा जो सेटबैक बीजेपी हुकूमत को मिल रहा है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये बहुत ही बड़ा सेटबैक तो जरूर है बीजेपी के लिए, इसलिए कि लग ये रहा है जो नताइज अब तक आए हैं कि बीजेपी खुद से हुकूमत नहीं बना सकेगी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, उसको अलायंस पार्टनर्स के साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और फिर ये कि जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, उन्होंने तबक्कों से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। तो इससे लगता यही है कि इंडिया में सख्त किस्म की पोलराइजेशन है, ये तो बहुत क्लियर है इस इलेक्शन रिजल्ट से। और फिर ये भी कि वजीर आजम मोदी जरूर गवर्नमेंट तो बना लेंगे, लेकिन उनका मैंडेट कमजोर होगा और उनको हमेशा एक तरह से रिलाय करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा कोएलिशन पार्टनर से। इसके साथ साथ मैं एक और भी मुद्दा उठाना चाह रही हूँ, बहुत दिलचस्प है और बहुत ही मानी खेज है, और वो है मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं। आपको पता है वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, और वहाँ हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर में वैली में एक आज़ाद उम्मीदवार जो है, उसका नाम है इंजीनियर रशीद, वो भरपूर तरीके से जीते हैं वहाँ, और वो जेल में है। भारत ने उनको जेल में डाला है, बल्कि उनकी सारी कैंपेन जो थी उनके बेटे ने रन की।
आवश्यकता ये है कि वहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी हिमायत भी की और वो जीत गए। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया और एक और भी कैंडिडेट है उनको भी हराया। और ये वोट जो पड़ा है उनके लिए, इंजीनियर रशीद के लिए, वो भारत के खिलाफ है वोट, इसलिए कि इंजीनियर रशीद जो है वो बहुत बड़े भारत के अपोनेंट हैं। वो कश्मीर की आज़ादी की हिमायत करते हैं भारत से, यानी कि, और उन्होंने जो 2019 में भारत ने कदम लिया था उसके सख्त खिलाफ रहे हैं। एग्जैक्टली आर्टिकल 370 की मनसूखी यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा जख्म है। जी बिल्कुल। तो हम यही देख रहे हैं कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स में काफी हैरानकुन चीजें भी हुई हैं जो हम हमेशा ही इलेक्शन में देखते हैं। सही। और मलिया साहिबा, आप समझती हैं कि इस बार अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो उनके जो उम्मीदवार होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे? मेरे ख्याल इस वक्त तो यही लग रहा है, लेकिन कुछ आवाजें उठ रही हैं। मैंने कुछ इंडियन टेलीविजन चैनल्स पे सुना है कुछ तजवीज़ निगार को कहते हुए कि उनको स्टेप डाउन कर लेना चाहिए इसलिए कि इनके लिए सेटबैक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत शायद वही बना सकेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी नताए जा रहे हैं तो हमें जरा केयरफुल होना चाहिए। सही। मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं, आपसे भी ये क्वेश्चन कि बीजेपी अगर हुकूमत बनाती है तो उनके उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे उन्होंने एक अपना जो कद काठ और अपनी शख्सियत को जिस तरह से पेश किया है, एक नजरियाती हिंदुत्व के एक पैरोकार और अलंबरदार की हैसियत में, ये तो एक हकीकत है कि उनको एक वाज़े बरतरी और एक बड़ी पजीराई बड़े पैमाने पे हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो इंतहा पसंद और कदामत परस्त जो हिंदू हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। अगरचे जिस तरह बैरिस्टर साहिबा ने कहा कि उनकी तवक्को से कम वो सीटें हासिल कर चुके हैं, जिससे ये साबित हुआ है कि जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट, नॉन रेडिकल एलिमेंट्स हैं भारतीय सियासत में, उन्होंने इस बयानिए को, इस नफरत को, इस पोलराइजेशन के बयानिए को रिजेक्ट किया है। और साथ ही साथ उन्होंने तो उनकी माशी, इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पॉलिसियां हैं, उस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। तो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि अब एक मजबूत और ज्यादा ताकतवर ऑपोजिशन कांग्रेस की जानिब से सामने आती है तो उसका भी आने वाली हुकूमत के ऊपर एक दबाव होगा, जो कि एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट होगा, जो कि बहुत बैडली नीडेड है, न सिर्फ भारत की अंदरूनी और दाखिली सलामती के लिए, बल्कि इस खित्ते में कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत और कार्रवाई से भी बचने के लिए और इस खित्ते में ताकत और अमन के को बरकरार रखने के लिए। सही। और मोहम्मद अली साहब, आपने हिंदुत्व नजरिए की बात की तो मैंने एक जर्नलिस्ट से ये भी सुना कि जो मोदी हैं वो खुद को कोई खुदा का अवतार समझते हैं और वो समझते हैं कि हिंदुओं को वो लीड करेंगे। इसी तरह से अखंड भारत का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर आया। तो आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इस नजरिए को? देखिए, दो पहलू इस इलेक्शन रिजल्ट्स में बहुत अहम हैं। पहली बात यह कि जिस तरह आप जानते हैं कि वो 400 से ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी वाले और जो कि उनको नहीं मिली। अगर वो मिल जाती तो यकीनी तौर पे वो आइन को चेंज करने की तरफ जाते और जो सेकुलर डेमोक्रेसी का नजरिया इतने अरसे से मौजूद है उसको भी शायद वो तहे तेज करते और अपने पाँव के नीचे रोक देते, अपने हिंदुत्व के नजरिए के तहत एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की डेवलपमेंट की तरफ ये जाते। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। उनके अवाम ने इस नजरिए को उनकी रिजेक्ट किया है। लेकिन दूसरा पहलू, जिस तरह मैंने कहा कि तवक्को ये है कि क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सामने आएगी जो कि एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट रखेगी, तो उसके नजरिए उसके नतीजे में मैं तवक्को करता हूं कि भारत की खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी, माशी पॉलिसी में भी एक ज्यादा जिम्मेदारी का
आंसर देखने की तवक्को की जा रही है। सही। हसन साहब, जिस तरह से मोहम्मद अली साहब ने आइन को चेंज करने की बात की, तो ये भी बाज़गश्त है कि अगर मोदी 2/3 के साथ आते तो ना सिर्फ वो आइन चेंज करते, बल्कि उनका जो प्लान था वो ये भी था कि भारत का नाम भी चेंज किया जाए। इसके अलावा और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि लेके आएँ और जो भारत का आइन अगर उसे सेकुलर स्टेट बनाता है तो उसको भी उसमें से ख़त्म कर दें और ख़ास तौर पर एक हिंदुत्व स्टेट को बनाएं। तो आप समझते हैं कि ये भी एक सेंटिमेंट था जो वहाँ की आवाम को पता था, इस वजह से भी उन्होंने इनको मुस्तरद किया इस दफा? जो हिंदू नेशनलिस्ट सोच थी उसकी मुखालफत भी काफी वहाँ हिंदुस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में खासकर पैदा हुई है, क्योंकि जो हिंदुस्तान का एक इब्तदाई तस्वुर था जो गांधी, नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जिसकी रिफ्लेक्शन उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें नजर आती है, जिसमें सेकुलरिज्म कम से कम थ्योरी में, प्रैक्टिस में ना सही, थ्योरी में तो वो आपको वहाँ जो है वो नजर आता है। जिसको तब्दील करके हिंदुस्तान की आइडेंटिटी को वो रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया के जरिए तो उन्होंने किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का भी उनका एक इरादा था। लेकिन अब जो सूरत हाल नमूदार हुई है उसमें उस किस्म का इम्कान हमें बिल्कुल लगता है कि जो बीजेपी हुकूमत बनाएगी वो भी एक कोलेशन हुकूमत होगी, यानी नॉन बीजेपी एलिमेंट्स को शामिल करके वो एक हुकूमत बनाएंगे। और अपोजिशन क्योंकि स्ट्रांग होगी, मुस्तहकम होगी और हिंदुस्तान में फैली हुई होगी, चंद स्टेट्स तक नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर आपको नजर आएगी, उसकी वजह से अपोजिशन अब ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगी कि वो जो इंतहा पसंदाना तंग नजरी की जो पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलके एक खास इंतहा पसंदाना सोच को फरोग दिया है, मेरा ख्याल है कि उसको कुछ ठहराव हिंदुस्तान के अंदर हमें नजर आएगा। सही। और मलिया साहब, आप क्या सोचती हैं कि इस सेंटीमेंट ने किस हद तक डैमेज किया कि मोदी का इरादा यही था 2/3 अगर उन्हें मिलती तो आइन को भी चेंज करते और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते जो कि ना तो किसी माइनॉरिटी को कबूल होती है और ना ही शायद दूसरी दुनिया को कबूल होती, खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड को? मेरा ख्याल है जो बीजेपी की हिमायत में कमी आई है, जिसको हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उन रियासतों में जहाँ पर उनका ख्याल था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शोइंग होगी, वहाँ पर उनको ये सेटबैक होना, धचका लगना इस बात की निशानदेही करता है कि जो उनका बयानिया है राम मंदिर का, सही, वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिया लोहिदी साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों ने अपना तज़किया पेश किया।